हम कल हमने आपको बताया था कि औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जिसमें पहला बिंदु था मुखिया पर असर क्या पड़ता है। तो हमने आपको बताया था कि मुखिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और आदिवासियों के बीच का एक मध्यस्थ रह जाता है, मीडिएटर रह जाता है या रिप्रेजेंटेटिव रह जाता है, और उसका कार्य रहता है राजस्व संग्रहण करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देना। उसके बाद दूसरा जो उस पर है कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, यानी आदिवासी जो विचरणशील थे, जो शिकार की तलाश में इधर उधर और जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे, उन पर औपनिवेशिक शासन का क्या असर पड़ता है। तो वे क्या हैं, विचरणशील रहते थे, इसलिए क्या है अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर सही से जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती थी। और उन्होंने क्या किया कि वे एक जगह स्थायी होकर के रहें। ऐसा करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य रहता है कि उन्हें प्रशासन करने में सुविधा हो, उन पर नियंत्रण, उन पर निगरानी आसानी से रखी जा सके। और जो दूसरा था वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते थे, पशुपालन करते थे, इसलिए क्या है उनसे कर का संग्रहण हो। और अगर वो कर नहीं दे पाते हैं तो अगर हमें कोई नोटिस भेजना है तो क्या है स्थायी आवास होना चाहिए। लेकिन क्या है स्थायी आवास ये नहीं बना पाते हैं, क्योंकि झूम खेती के अंतर्गत करने में जब पानी की कमी हो जाए, सॉइल की क्या है उत्पादकता कम हो जाए, तो क्या है वो स्थानों को परिवर्तित कर देते हैं। बाद में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कई प्रकार के लोग खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें स्थायीकरण में छूट देना पड़ता है। विशेष तौर से उत्तर पूर्व भारत में छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या है उनको विचरण करने का अधिकार मिल जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, उन्होंने क्या है वन कानून बनाया, क्योंकि आदिवासी वनों में रहते थे और वनों को क्या है डिस्ट्रॉय करते थे, काटते थे, नष्ट करते थे। ऐसा अंग्रेजों का मानना था कि हमें कानून बना करके इसे रोकना चाहिए। उन्होंने जो कानून बनाया उसको क्या है 3 भागों में विभाजित किया कि आरक्षित वन, यानी इसमें आदिवासी समूह किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकता है, जस्ट लाइक शिकार, जस्ट लाइक कृषि, जस्ट लाइक कंदमूल को इकट्ठा करना। यानी ये क्षेत्र पूरी तरीके से क्या है अंग्रेजों के नियंत्रण में रहने वाला। और अंग्रेज इसमें क्या है स्लीपर वाले पेड़ों का निर्माण करते हैं। स्लीपर आपके टेक्स्ट बुक में एक शब्द आया है। भारत में क्या है 1853 में रेलवे का विकास प्रारंभ होता है, और रेलवे की 2 लाइनों के मध्य क्या है एक आपने देखा होगा वर्तमान समय में लोहे का या कंक्रीट का होता है। उस समय क्या रहता है ये पौधों का पेड़ों के तनों को काट करके क्या है बनाया जाता था, उससे पटरे चीर करके बनाया जाता था मोटे मोटे, उसे स्लीपर कहा जाता था। तो इन क्षेत्रों को बेसिकली क्या है स्लीपर के लिए और नौसेना यानी नेवल आर्मी के लिए क्या है जहाज़ों के निर्माण के लिए ऐसे पौधों को इसमें क्या है प्रोटेक्ट कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। लेकिन इनको ढोने वाले क्या हैं नहीं मिलते हैं, काटने वाले नहीं मिलते हैं पेड़ों को। तो इस क्षेत्र में भी क्या है थोड़ा सा बाद में परिवर्तन करते हैं कि आदिवासी आएं, रहें और इन पेड़ों को काटें, ट्रकों में रेलगाड़ियों पर लाद सकें। और दूसरा क्षेत्र बनाते हैं वो संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहता है जो केवल आदिवासियों को वर्षा के समय आने और जाने की छूट देता है, बाकी करीब 9 महीने यहाँ पर भी आदिवासी किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकता। और तीसरा क्षेत्र आता है अवर्गीकृत, जिसे ओपन एरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आदिवासियों को पशुचारण, खदान संबंधी क्रियाएं, कृषि संबंधी क्रियाएं करने का पूरा अधिकार था, लेकिन ये वास्तव में बहुत कम एरिया रहता है। दूसरा मेजर परिवर्तन वन कानून के अंतर्गत ये आता है कि पहले जो वन एरिया होता था
वो आदिवासियों के मुखिया के क्षेत्र के अंतर्गत जितना आता था वो क्या है, आदिवासी लोगों का होता है। लेकिन जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होता है, वो जंगल किसके अधीन चले जाते हैं, वो राज्य या ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार के अधीन हो जाते हैं। तो एक मेजर चेंज आता है, जहां सामुदायिक संपत्ति होती थी वन, वो क्या हो गया, वन संपत्ति किसकी बन गई, गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें क्या है कि जब ऐसा करते हैं तो आगे विद्रोह भी होते हैं। ये नहीं कि आपने वन कानून बना दिया तो भारतीय आदिवासियों ने क्या है उसको साधारण ढंग से स्वीकार कर लिया। आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा 1906 में सोंग्रम संगमा ने क्या है विद्रोह किया। इसी के एक साथ एक और मिलता है कि 1930 में वन सत्याग्रह किया गया। वन सत्याग्रह, सत्याग्रह का आशय होता है सत्य के साथ आग्रह करना, यानी ये वन जो है भारतीयों का है, आदिवासियों का है, आप इसे छीन नहीं सकते। हम आपसे हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन आंदोलन करेंगे और आपके कानूनों का प्रोटेस्ट करेंगे। तो दो होते हैं 1906, एक रिवोल्ट होता है वेपन्स के साथ, और एक 1930 में सत्याग्रह होता है, यानी शांति और अहिंसा के साथ इनके नीतियों का विरोध किया जाता है। तीसरा जो है व्यापार की समस्या। हर तरफ से आपने कृषि को बैन किया, आपने शिकार को बैन किया, आपने आदिवासियों के वनों को आपने ले लिया। तो आदिवासियों के समय क्या है, एक समस्याएं पैदा होती हैं तो वो व्यापार की तरफ चलते हैं। व्यापार में भी क्या है, उनको अंग्रेज समस्या उत्पन्न करते हैं। एक उदाहरण आपके टेक्स्ट बुक में संथाल परगना का दिया हुआ है और उसमें रेशम का उदाहरण दिया है। इसके अंतर्गत क्या होता था, संथाल जो होते थे आदिवासी, वे क्या है रेशम का प्रोडक्शन करने के लिए कृमिकोष का निर्माण करते हैं। और ये कृमिकोष क्या है, 1000 कृमिकोष जब वो तैयार करते थे या बनाते थे या पालते थे, तो क्या है अंग्रेजों के जो एजेंट होते थे, गुमास्ते होते थे, अभिकर्ता होते थे, उन संथाल को 3 या 4 रुपए देते थे। अब वही कृमिकोष को लेकर के वो बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, तो उससे 5 टाइम 6 टाइम अधिक दामों पर बेच करके आते थे। यहाँ पर कहने का आशय है कि जो चीज़ क्या है आप 3-4 रुपए में ले रहे हैं और सिर्फ किराया भाड़ा लगा करके क्या है आप वहाँ पर जाते हैं, तो आप 5 से 6 गुना प्रॉफिट कमाते हैं। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि जो आदिवासी इस काम में लगा है उसको भी बहुत कम पैसा मिल रहा है और उनके साथ जबरदस्ती भी ये काम करवाते हैं। फिर जो अगली प्रॉब्लम आती है, वन या औपनिवेशिक कानून का असर पड़ता है काम की तलाश। जब आपने काश्तकारों को रोक दिया, जंगल में विचरण नहीं कर सकते, वन को आपने अपनी संपत्ति घोषित कर दी और उनको व्यापार भी नहीं करने दे रहे हैं, तो वो क्या है काम की तलाश में इधर उधर भागते हैं। और भाग करके जाते कहाँ हैं, बागान यानी चाय, जहाँ पर चाय के पौधे पाए जाते हैं, और खदान जहाँ पर खुदाई का काम होता है, जहाँ पर मिनरल्स वगैरह हम निकालते हैं, वहाँ पर भी ये जाते हैं। तो 19वीं सेंचुरी की जब स्टडी किया जाता है तो खदानों में क्या है 50% क्या है ट्राइबल्स ही लेबर्स के रूप में काम करते हैं। और जब ये काम करते हैं तो क्या है ये एजेंट के थ्रू जाते थे, अभिकर्ता के गुमास्ते के थ्रू जाते हैं। तो गुमास्ता क्या है इनसे पहले ही कांटेक्ट कर लेता है कि अगर तुम्हें एक दिन की मजदूरी 5 रुपए मिल रही है तो 4 रुपए तुम्हें मिलेगी और 1 रुपए मेरा क्या होगा कमीशन होगा। इस प्रकार से यहाँ भी शोषण है। दूसरी प्रकार से क्या है कि खदानों में जब काम किया जाता है तो सुरक्षा के आपने उपकरण देखे होंगे, हेलमेट है, आपने गैस वगैरह, लेकिन उस समय जब काम किया जाता है तो इन आदिवासियों को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते हैं। दूसरी चीज, ये आदिवासी अगर चाहें कि हम छोड़ करके चले जाएं तो क्या है बागान मालिक और खदान मालिक इनको जाने भी नहीं देता था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने वाला एजेंट होता था और एजेंट और ये खदान का मालिक अपने आप में मिल करके 4-5 साल 10 साल जो भी उनको परिभाषित करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे और इसमें ट्राइबल्स को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देते थे। तो यहाँ भी क्या है एक प्रकार का शोषण होता है, यहाँ पर भी शोषण है और ये कहीं भाग नहीं सकते हैं। तो औपनिवेशिक शासन का आप देखें मुखियाओं पर गलत असर पड़ा,
घुमंतू काश्तकारों पर गलत असर पड़ा, वन कानूनों के माध्यम से क्या है आदिवासियों को विचरण करने की छूट समाप्त हुई, व्यापार की समस्या में एकदम उनको घाटा हुआ, और काम की तलाश जहाँ भी गए खादान बगान में, यहाँ भी उनका शोषण हुआ। तो जब शोषण हो रहा है तो उनका जो स्वर्ण युग क्या है वो डैमेज हो रहा है, और जब डैमेज होगा तो इन्हीं में से कोई एक लीडर निकलेगा और अंग्रेजों के खिलाफ क्या है खड़ा होगा, और जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा। आज बस इतना ही, इसको देखिए और समस्याओं को डालिए। धन्यवाद।